सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अभिषेक की खबर देख रहे थे हम लखनऊ के पास बेहटा गांव से, जहां अब आगे बढ़ते हुए हिमाचल का रुख कर लेते हैं। यहां पर कुल्लू में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये तब जब पिछले कई दिनों से हालात खराब हैं। कुल्लू के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। बारिश के साथ साथ भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का भी खतरा। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले कई दिनों से लगातार भारत के पहाड़ी राज्यों में हालात इतने खराब हैं कि लग रहा है कि मानसून इस बार इतना पानी बरसा देना चाहता है जो कई सालों का, दशकों का रिकॉर्ड अपने आप में बना दे। और वही स्थिति है जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल कुल्लू में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। में बीती रात से आसमान में बादलों का डेरा है और सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। और बता दें कि मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब ये है कि कई इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। दोपहर बाद भी भारी बारिश की संभावना बताई गई है। नदी नाले जो है इस समय उफान पर है। ब्यास नदी में फ्लैश फ्लड की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने और मौसम विभाग ने हिदायत दी है कि नदी नालों के समीप ना जाएं, दूर रहें। वहीं पर्यटकों के लिए भी हिदायत दी है कि नदी नालों के समीप ना जाएं और मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर नजर रखें और सुरक्षित स्थान पर रहें। वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी है कि पर्वतीय स्थल की तरफ ना जाएं, मलबे वाले क्षेत्र से भी दूर रहें और नदी नालों से भी दूर हो कर अपनी जो जान जो है वो जोखिम में ना डालें। कुल मिलाकर इस समय जिला कुल्लू और मनाली का मौसम जो है सतर्कता और सावधानी बरतने वाला है। बने रहे आप हमारे साथ इंडिया न्यूज के लिए। मैं प्रिया शर्मा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, ये भी हिमाचल से, जहां पर भारी बारिश से पर्यटन पर खासा असर पड़ा है। ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यटकों की संख्या एकदम घट गई है। किसान और बागवान, उनको भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन होटल और दूसरे व्यवसाय, होटल में लोग नहीं हैं, दूसरे व्यवसाय में सामान लेने के लिए लोग नहीं हैं, तो उनका भी धंधा चौपट है। यानी मौसम के इस मिजाज ने बहुत ज्यादा नुकसान अर्थ जगत को हिमाचल के पहुंचा दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसे में जो जीवन है वो अस्त व्यस्त है। 20 जून से लेकर अभी तक लगभग 310 से अधिक लोगों की जाने गई है। वहीं 250 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान है। ऐसे में अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो जो भारी वर्षा, इसके चलते जो जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। लोगों को जो पीने का पानी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यानी कि पीने की आपूर्ति की अगर हम बात करें तो 3 से 4 दिन के बीच आ रही, किसी क्षेत्र में इससे भी अधिक का समय ले लिया। कई मटमैला पानी आ रहा है, पंप हाउस में पानी गया है। बागवान और किसान है, समय पर जो फसलें हैं, जो चाहे सब्जियां हैं या सेब है, उन्हें समय पर मंडियों पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फिलहाल हम लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे कि कितनी समस्या खासकर इस बरसात के दौरान या इस मानसून के दौरान आई है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस मानसून के दौरान कितना प्रभाव जो लोगों की जीवन में पड़ा है। पेयजल और बिजली की आपूर्ति इस भारी वर्षा से प्रभावित जी। और संबंधित विभागों के प्रयास करने के बावजूद पानी रुक के मिल रहा है और ख़ासकर इससे स्कूली छात्र और अन्य दूसरे कर्मचारी भी प्रभावित हुए। बस सेवा भी प्रभावित हुई है। शिमला में जो आने वाला पर्यटक था, वर्षा के भय के कारण आने में उनमें कुछ कमी आई। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि खासकर ये भी जरूर है, जब से हिमाचल प्रदेश में 20 जून के बाद जो मानसून शुरू हुआ उसके बाद लगा जगह पर ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिली। अन्य लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक रिज मैदान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहरी राज्यों से, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो पर्यटक आते हैं, उनकी जो फोटो है वो क्लिक करते हैं, उनसे उनका व्यवसाय चलता है। फिलहाल इनका व्यवसाय कैसा चल रहा है सर? जो बरसात है, कितना प्रभाव देखने को मिला? प्रभाव क्या, बिल्कुल बंद ही हो गया हमारा कारोबार।
जी बारिश के कारण जो रोड टूट रहे हैं, जैसे अफवाहें जा रही हैं, जो भी है न्यूज़ जा रही है, उसके कारण हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। कितना प्रभाव पड़ा और कब से ये अधिक ये जब से बारिशें स्टार्ट हुई है जी अभी आप देख सकते हो, अभी भी हमारा कारोबार बंद है, बारिश स्टार्ट है, हम सब पैक हो रहे घर जा रहे हैं। जी बिल्कुल इनका भी कहना है कि खासकर जिस तरीके से जो पर्यटक है वो नाम मात्र है। लगातार हम अन्य लोगों से भी लगातार बातचीत करना प्रयास करेंगे, युवाओं से भी जानना चाहेंगे जी कितना प्रभाव इस बरसात के दौरान आपको देखने को मिल रहा है। बरसात के दौरान यहाँ पानी की बड़ी व्यवस्था हो रखी है जी पानी 2-2-3 दिन में एक बार आ रहा है जी और पानी भी काफ़ी ख़राब आ रहा है, काफ़ी लोगों को फीवर हो रखा है और काफ़ी लूज मोशन भी हो रखा है। जी जी ये प्रॉब्लम पिछले 10 से 15 दिन से काफ़ी लोगों को चल रही है। जी जी और बिल्कुल इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पानी सही नहीं आ रहा है। फिलहाल अन्य लोगों के लिए जानने के प्रयास करेंगे। जी सर, आप क्या कारोबार करते हैं? टैक्सी में कितना प्रभाव पड़ा? अक्सर जो देखा जा रहा है जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से आते हैं अब कितना आ रहे हैं? इस बार तो बहुत ही अचंभा लग रहा है जी कि पिछले साल जो इतना काम बहुत अच्छा चला था, अच्छा इस बार तो जीरो। जी और ये जो प्रभाव है कितने समय से देखने को मिल रहा है? ये सर कम से कम तो 6 महीने 7 महीने तक जी और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है, चाहे हम पूरे प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड हुआ, अभी भी प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 नेशनल हाईवे के साथ साथ 914 सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिसके चलते जो बाहरी राज्य से जो पर्यटक नाम मात्र ही आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से छोटे कारोबार है, चाहे हम फोटोग्राफी से लेकर टैक्सी या ढाबे या ट्रकों की भी बात करें तो लगातार जो सड़कों की खस्ता हालत के चलते जो मंडियों पे 3 चक्कर काट पाते थे वो केवल मात्र एक काटे, जो चाहे शिमला कोट खाई से चाहे चंडीगढ़ जाए, मनाली जाए या फिर अन्य बेंगलोर क्षेत्र में जाते थे, वहां पर जो देवभूमि यानी कि हिमाचल यहाँ की परमाणु की भूमि जो शुरू हो जाती है, यहाँ से लेकर चाहे कोटखाई के बीच लोगों को भारी जाम की समस्या से झेलना पड़ रहा है। और कुछ जगह ऐसे किसान बागवान जिनके सेब सड़कों पर सड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश में जो काफी नुकसान किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 55,000 करोड़ से अधिक जो कारोबार है वो सेब के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में जब हमारी जीवन रेखा यानी कि सड़क मार्ग अवरुद्ध हो तो कहीं ना तो कहीं परेशानी की समस्या जरूर बनती है। ऐसे में कुल मिलाकर 100 बात की एक बात की, चाहे टैक्सी चालक है, छात्र है या शिमला में रहने वाले निवासी है, सभी को इस बरसात में काफी नुकसान देखने को मिला है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। और अगली बहुत बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ का कहर है। नाले में अचानक उफान आया, पानी के तेज बहाव में 2 लोग फंसे, दोनों को निकालने में टीम जुट गई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें दहशत बताती हैं जब मानसून अपना रूप बहुत खतरनाक कर लेता है। बेतहाशा पानी भरता है और फिर नालों में अजीब तरीके का उफान आता है, जिसमें तेजी भी होती है, गाद भी होता है, मलबा पत्थर होते हैं। इसमें फंसे लोगों को बचाया गया है। जैसी जानकारी आ रही है, टीम फिलहाल बता रहे हैं जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शनिवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सभी मार्गों पर जलभराव है। जलभराव के चलते लोगों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात की जाए मंडी जिले में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का क्रम जारी है। देर रात से तेज बारिश हो रही है। वहीं बात की जाए तो लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम मौजूद हैं मंडी जिला के सुंदरनगर के बस स्टैंड में, जहाँ पे लोग अपनी यात्राएं कर रहे हैं। अभी हम उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, अभी और बरसात में क्या समस्याएं हो रही हैं। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आजकल बारिश लगातार हो रही है। सर, बारिश तो इतने ज़ोर से हो रही है, मतलब बारिश सुबह 4 बजे एक बराबर लगी हुई है, एक बराबर बस लगी हुई है। अभी देखो, अब हमने शिमला जाना था, 12:30 बजे बस जाती थी, 1 लगा बजे, अब क्या पता बस आती है ना आती है। तो आप शिमला जा रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है या किस लिए आप वहाँ पे नौकरी करते हैं? थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं। होटल लाइन है ना जी हमारी, वहाँ तो फिर ड्यूटी तो सवेरे पहली तरीके पे वहाँ तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये गली तो मौसम की वजह से इतने तंग हो रहे बहुत, इस बार तो हद से ज़्यादा बारिश हो गई और इतनी बरसात हुई कि ऐसा कभी नहीं। हम भी 60 साल के हो गए। होती थी बारिश, ऐसा नहीं था, बारिश भी होती थी मगर इतना नुकसान नहीं होता था। और देखो, अब सवेरे टीवी में देख रहे पंजाब पूरा डूबा हुआ पानी में, वो भैंसें भी वहाँ पाकिस्तान तक निकल गई बेचारी, जिंदगी कोई मरी हुई। कुछ कुदरत का कहर है, पता नहीं क्या होना क्या नहीं है, अब तो यही जाने ऊपर वाला। तो इस बरसात में आपको और कैसी कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अगर प्रशासन की बात की है तो क्या मदद लोगों के लिए हो रही है? प्रशासन से क्या आस रखने जा, चारों सब तबाही मची हुई,
प्रशासन भी क्या करे, कहाँ क्या करे। कहीं पहाड़ गिरे, कहीं पेड़ गिरे, कहीं नदी नाले, कहीं मकान गिर रहे। सरकार भी कहाँ दौड़े, किस को दे। या हालात ही ऐसे बन गए, आगे पता नहीं रब ने क्या क्या करना है। अभी तो शुरुआत है, अब देखो बरसात ख़त्म हो जाती थी, इस बार तब बरसात ख़त्म होने का नाम नहीं, दिन पर दिन बढ़ ही रही बारिश। आगे पता नहीं क्या क्या होना। देखो मनाली देखो, कुल्लू देखो, क्या क्या हाल हुआ। आगे अब क्या देखते हैं, इसकी मर्जी है रब की, जो इसने करना होना बहुत। धन्यवाद। ये थे हमारे यात्री जो शिमला को जाने वाले थे। इन्होंने बताया कि ये कुदरत का कहर है, इस पे प्रशासन और आम आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रयास हो रहे हैं और ये अपने गंतव्य के जा रहे हैं। जी अभी हम और हमारे साथ यात्रीगण उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, ये बरसात कैसी समस्या लेके आ रही है। सर नमस्कार। सर आप सर जो बरसात हो रही है क्या कैसे देख रहे हैं, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या बस यही है कि बस यहाँ से चलेगी तो टाइम से, पर बारिश के कारण 4 लेन से, जैसे मैंने जाना है कल तो अम्बाला जाना है, मैंने रात को ट्रेन है मेरी को 11 बजे, तो अब ये पक्का नहीं हो रहा है अभी। यहाँ से तो टाइम नहीं निकल जाएंगे, पर 8-9 बजे वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। वैसे तो 4 लेन वाला ठीक बता रहे हैं, पर फिर भी एक दिन पहले आना पड़ रहा है पता करने की बसें टाइम से चल रही हैं या पहुँच रही हैं। यही समस्या आ रही है। ज़रा जर्नी जो है पोस्टपोन करनी पड़ी। मैंने पिछले संडे को निकलना था, फिर गैप डाला भी, चलो अभी मौसम ठीक हो जाएगा, पर मौसम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ी बरसात है, तो इसके कारण जो है अपने प्रोग्राम थोड़े बदलने पड़ रहे हैं सर। जी धन्यवाद। देखिए अब आज जो बरसात है ये लगातार पिछले 1 महीने से हो रही है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमने जिनसे बात की उन्होंने बताया कि उनका 1 हफ्ता पहले जाने का कार्यक्रम था, फिर लगातार बरसात के कारण उनका अब कन्फर्म नहीं हो पा रहा था। आज भी वो सिर्फ बस स्टैंड आए हैं सिर्फ टाइमिंग का पता करने के लिए, अगर हम जाते हैं तो हम समय पर पहुंच पाते हैं या नहीं पाते हैं। अभी हम बात करेंगे अड्डा इंचार्ज से कि क्या स्थिति है और कितने रूट बंद है और कितने प्रभावित हैं। अभी हमने बात की है मंडी जिला के सुंदरनगर अड्डा प्रभारी से। उन्होंने बताया है कि मंडी जिला के अधिकतर रूट प्रभावित है और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन HRTC प्रयास कर रही है और लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वही बात की है तो सुंदरनगर से कटरा का रोड जो पठानकोट तक चलाया जा रहा है, और शिकारी देवी हरिद्वार वो भी सुंदरनगर तक की बसें चल रही हैं। अपने कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं सचिन शर्मा, इंडिया की न्यूज़ के लिए। उधर दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना फिलहाल 205.33 मीटर के लेवल पर है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के चलते ये स्थिति बनी है। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंज बराज खोलने के बाद यमुना का जो पानी का स्तर था वो डेंजर लेवल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम डेंजर लेवल की बात करें, डेंजर लेवल 205.33 मीटर है, पर अभी की अगर बात करें, अभी इस समय की बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो डेंजर लेवल पार कर चुका है यमुना का पानी स्तर। अभी 205.4 का जो मीटर है वो दिखा रहे हैं हम। आप अगर विजुअल्स देख सकते हैं, हम अभी लोहा पुल में हैं। ओल्ड रेलवे ब्रिज में जो मीटर्स लगे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन अंकुश दिखा रहा है आपको। ये आप देख सकते हैं जो डेंजर लेवल है वो डेंजर लेवल को पार कर चुकी है यमुना का जो पानी स्तर है, और इसके वजह से जो लोग लो लाइंग एरियाज़ में रह रहे हैं, जैसे कि यमुना बाज़ार एरिया हम बताएं, या जैसे कि अगर ये एरिया की बात कराएं, ओल्ड रेलवे ब्रिज की बात कराएं, या लोहा पुल की एरिया में, यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि पानी इनके घर पे भी जा सकता है, जिसके वजह से इनके जो फर्नीचर्स है, इनके जो घर हैं, उन तक पानी पहुँच सकता है और फर्नीचर्स डैमेज भी कर सकती है। पर CWC के तहत CWC ने स्टेटमेंट दिया था कि आज शाम तक, आज रात तक पानी का जो लेवल है, पानी का जो स्तर है वो कम हो सकता है, तो इसमें लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है। पर अभी की अगर सिचुएशन बताएं तो डेंजर लेवल के काफ़ी ऊपर यमुना का जो पानी स्तर वो है। अगर आप और भी तस्वीरें देखें तो आपको जाहिर तौर से पता चलेगा कि ये जो पेड़ है यहाँ भी पानी आधा कवर कर चुका है। ये पिलर्स से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर है जिसमें पानी बढ़ने के वजह से यहाँ तक पानी आ चुका है, जो
ज़मीनी स्तर है वहाँ तक पानी आ चुका है और पार्शली से ज़्यादा पानी कवर कर चुका है। इसके वजह से दिल्ली सरकार ने भी काफ़ी सारे एडवाइजरीज जारी की है कि अगर पानी बढ़ता है, डेंजर लेवल से ज़्यादा बढ़ता है, तो टेम्परेरी शेल्टर होम्स, टेम्परेरी स्टे होम्स और रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं जो ऊपरी इलाके में बनाए गए हैं। जैसे सराय कालेखा की बात करें, मयूर विहार की बात करें, वहाँ काफ़ी सारे पानी के जो रेफ्यूजी होम्स है वो बनाए गए हैं। वहाँ सिविल वॉलंटियर्स होते हैं, सिविल डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं जो मदद करते हैं उनको रहने के लिए। और दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि जब तक ये जो खतरा टल नहीं जाता या पानी स्तर कम नहीं हो जाता, जो लोग लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं वो वहाँ जाके टेम्परेरीली वहाँ रह सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम आपको विजुअल्स दिखाएं या तस्वीरें दिखाएं, आपको पता चलेगा कि जो पानी का जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पानी का फोर्स भी, क्योंकि पानी जब बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से दिक्कत बहुत हो सकती है, क्योंकि ये फोर्स के तहत पानी लोगों के घर तक भी घुस सकती है और इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं जो लोग लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि उनके घर तक चली जाती है पानी। उनके जो रास्ते हैं, जैसे अगर हम यमुना बाज़ार की बात करें, जो टनल्स है उन तक पानी भर जाता है, जिसमें लोगों को जाने आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा जो एरिया, जैसे अगर ये एरिया के पास की बात करें, लोहा पुल एरिया के पास की जो लोग रहते हैं, लो लाइंग एरियाज़ है, वहाँ लोगों के जो गली है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। जो घाट नंबर 21, 21 या घाट नंबर 22 के पास जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि पानी उनके गली तक आ जाती है और उनके घर तक आ जाती है, जिसके वजह से लोग को काफ़ी दिक्कत होती है। पर इसके वजह से दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है, शेल्टर होम्स बनाए गए हैं कि लोग सेफली वहाँ पहुंच सके, रह सके, जब तक ये जो खतरा है टल नहीं जाता। मैं ब्रायन एंथनी थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। चल मैम, पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रेणु शर्मा है। क्या व्यवस्था है यहाँ, कैसे मदद कर रहे हो आप लोग, आप हमारे पूरे दर्शकों को? सारी व्यवस्था है एसडीएम ऑफिस की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से। जो टेंट है वो टेंट लगाए गए हैं, राहत जो शिविर हैं वो लगाए गए हैं, आपके सामने हैं सारे। पानी की, खाने की और बिजली की, पंखे की, मेडिकल की, टॉयलेट वगैरह सभी चीज़ की सुविधा है। तो ऐसा नहीं है कि नई सुविधा है, सारी सुविधाएं। और यहाँ कितने कैंप्स है, कितने टेंट्स? 100 के अराउंड है। 100 के अराउंड है। और अभी कितने फैमिलीज अभी फैमिली जो जैसे ना अभी कुछ दिन पहले तो बहुत सारे थी फैमिली, बट बीच में क्या हुआ ना कि जैसे ना पानी का जो लेवल था वो नीचे चला गया था, तो कुछ लोग नीचे चले गए। अभी कुछ लोग रात में फिर आए हैं। आप यहाँ से पीछे जाएंगे ना, ये जो लाइन है इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि मैं यमुना जी के वहाँ तक अभी होके आई। आज भी लेवल बढ़ गई है तो बढ़ी है, तो अभी काफ़ी लोग ना नीचे से ऊपर आ गए हैं। रात में काफ़ी इधर भी हैं, अंदर की तरफ इधर भी आ गए हैं काफ़ी, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं कि काफ़ी लोग आ चुके हैं। और मैम एक और मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे खाने को लेके फूड रिलीफ में कितना टाइम आप लोग मील्स प्रोवाइड करते हो फैमिलीज़ के लिए? देखिए, जैसे ना 2 टाइम हमारे यहाँ से खाना आ रहा है, और 2 टाइम में ये है कि 700-800 के अराउंड खाना आ रहा है। तो ये सभी लोग जैसे 11:30-12 बजे तक सुबह का आ जाता है और शाम को 5:30-6 बजे तक शाम का वाला आ जाता है। तो ये सभी लोग आ जाते हैं लेने के लिए और अपना खाना लेके चले जाते हैं। अब ये है ना कि ये इसलिए भी थोड़ा नीचे जाते हैं सुबह में, रात में जैसे आ जाते हैं टेंटों में, और सुबह में इसलिए भी चले जाते हैं कि ये लोग नीचे ना खेती वगैरह करते हैं। खेती करते हैं तो सुबह इनकी जो फसल वगैरह वहाँ से अपना वो फसल वगैरह करनी और फिर उसको सेल करना, इसलिए लोग नीचे भी चले जाते हैं। नहीं तो सुबह दोनों टाइम खाना लेने तो आते ही आते हैं। और मेडिकल सप्लाईज की बात करें तो आप लोग फर्स्ट एड या ये सब कुछ बना हुआ है? मेडिकल के लिए मेडिकल टीम प्रोवाइड की हुई है। अभी वो 9 बजे आ जाते हैं। हाँ जी, 9 बजे आ जाते हैं। और वैसे भी इनको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मेडिकल टीम रहती है, और अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो फिर 100 उस पर मेडिकल उसकी एम्बुलेंस पे हम कॉल करके फिर भेज देते हैं। सिविल डिफेंस कितने वॉलंटियर्स? सर, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की कोई वो नहीं है कि काउंटिंग की जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर निष्काम सेवा है। तो हमारे ना 24 घंटे वॉलंटियर। हाँ जी, 24 शिफ्ट के हिसाब से चलता है? शिफ्ट, हाँ जी, शिफ्ट के हिसाब से, जैसे कि सुबह मॉर्निंग 6 बजे से 2 बजे तक है, और 2 से फिर 10 बजे तक है, 10 से फिर रात में नाइट। 3 शिफ्ट से बनाए गए? 3 शिफ्ट हैं, तीनों शिफ्टों में है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए।
उधर दिल्ली सटे फरीदाबाद में यमुना के सटे हुए गांव चांदपुर में जल स्तर बढ़ने से खेतों तक पानी पहुंच गया। इससे किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। ये रिपोर्ट देखिए। निकुंज बैराज और उसके बाद ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद में फरीदाबाद में भी यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी आबादी से पानी दूर है, लेकिन जो किसानों की फसल है उसमें नुकसान भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम गांव चांदपुर में आपको दिखा देते हैं यहाँ की चांदपुर की तस्वीर के जिस तरह से ओखला बैराज से 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तो उसका जो तलहटी में जितनी भी फसल किसानों की बोई गई थी वो डूब चुकी है। और आप देखेंगे तो ये खेत हैं सामने, और इसमें पूरी तरह से पानी लबालब यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से, और इसका नुकसान भी बताया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ सामने अगर आप दूर तक देखेंगे तो दूसरी तरफ भी चांदपुर का ही रकबा है, और उसमें भी सब्जी बोई गई थी, और सब्जी अब बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हमारे साथ में एक किसान है जिनकी ये जो ज्वार है, ये क्या आपने ज्वार बोई हुई है? ज्वार और बाजरा दोनों में नुकसान है? दोनों में जी। कब से आया ये पानी? ये कम से कम पहले आया था 10-15 दिन पहले, और अब दूसरी बार आया है। तो क्या अभी उम्मीद है आपको कि कुछ बचेगी फसल या नुकसान पूरा है? नहीं जी, अब क्या उम्मीद है, अब तो सारा कुछ खत्म हो गया जी। तो लगता है आपको कि अगर जल स्तर और बढ़ता है तो और ज्यादा नुकसान होगा? हाँ जी, और ऊपर भी पानी चढ़ जाता है हमारे ऊपर खेतों के। हाँ जी, जिसमें बाजरा वाजरा और लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो सामने की जो देख रहे हैं उधर भी पानी है, जल स्तर उधर भी बढ़ा हुआ है, तो उधर भी किसानों की फसल है? हाँ जी, हमारे गांव के किसानों ने बो रखे हैं। क्या फसल बोई हुई है? घिया बो रखे हैं, और तोरई वगैरह, और परमल, बाजरे, सब चीज बोते हैं। यानी कि जो सब्जी है, सब्जी की जो फसल है उसमें नुकसान है? हाँ जी, काफी नुकसान है। बिल्कुल, देखिए यमुना का लगातार जिस तरह से जल स्तर बढ़ा, उससे पहले भी 10 दिन पहले भी इसी तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, और 90,000 क्यूसेक तक पानी फरीदाबाद की सीमा में ओखला बैराज से छोड़ा गया, जिसका नुकसान साफ तौर से देखने को मिला। हालांकि अभी आबादी से यहाँ देखेंगे तो थोड़ा दूर है अभी पानी, लेकिन अगर इसी तरह से लगातार बरसात होती रही और बरसात के बाद में अगर जल स्तर बढ़ता है या पानी हथनीकुंड बैराज या ओखला बैराज से छोड़ा जाता है तो और भी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ में चूंकि सरपंचों को भी आगाह किया गया है, सरपंच हैं भूरा सरपंच, आपसे बात करेंगे। किस तरह से स्थिति है फिलहाल गांव के आसपास की? वैसे तो जनहानि तो कुछ है नहीं, लेकिन जितनी भी फसल है गांव की हमारी वो सारी डूब चुकी है। चाहे ज्वार है, बाजरा है, घिया है, भिंडी है, तोरई है, परमल है, ये फसल तो पूरी नष्ट हो चुकी है। अच्छा, क्या आपको कोई सूचना दी गई हो, कोई संपर्क अधिकारियों का आपसे, या आपको बचाव करना है या लोगों को दूर रखना है जल स्तर अगर बढ़ता है तो? हाँ, हमारे डीसी साहब ने, डीडीपीओ साहब, बीडीओ साहब, पूरे अधिकारियों ने हमें सूचना भी दी है, और हमने उनके माध्यम से गांव में डांडी भी पिटवाई है। लोगों से अपील भी की है कि जमुना की तरफ ना जाएं, पानी ज़्यादा आने की संभावना है, और अपने पशुओं को भी ना ले जाएं। पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी जमुना की देख रेख कर रहे हैं हम पूरी। जल स्तर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आपके गांव के आप भी नजर बना के रखे हो, आसपास के अगर गांवों की स्थिति की बात करें तो अभी तो स्थिति वैसे ठीक है, लेकिन आगे अगर ज्यादा पानी आता है तो आबादी को बहुत ज्यादा नुकसान है। निश्चित तौर से देखिए, अगर जल स्तर इसी तरह से लगातार बढ़ता रहा तो ऐसे में आबादी तक पानी पहुंचेगा, और उसके बाद में आबादी में अगर पानी पहुंचता है तो बड़े नुकसान की भी आशंका है। लेकिन अभी इस बात को लेकर तसल्ली है लोगों को कि पानी से केवल फसलों को नुकसान हुआ है, आबादी तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। पंजाब की बात करते हैं, जहां करीब 4 दशक बाद यानी 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ आई है। इस बाढ़ से 3 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। 1000 से ज़्यादा गांव पानी में डूब गए। अब तक 11,300 लोगों को बचाया गया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास, रावी नदियां उफान पर हैं, और बाढ़ के कारण गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिल्का, कपूरथला और होशियारपुर जिलों में भारी नुकसान है। राहत बचाव के लिए आर्मी, एयरफोर्स, BSF, NDRF, SDRF और पंजाब पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। गुरदासपुर की तस्वीरें देखिए, फिरोजपुर में हालात देखिए जहां ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, सुल्तानपुर लोधी में जहां लोगों को रुकवाया गया वहां किस तरीके की सुविधाएं हैं वो भी देखिए, फरीदकोट में पानी ही पानी है वो भी देखिए। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरदासपुर, सुल्तानपुर लोधी, फरीदकोट और फिरोजपुर से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पंजाब में पानी की मार ने फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है।
गुरदासपुर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने के लिए डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा दरबार साहिब में बनाए गए आश्रय शिविर में बीएसएफ के जवान ठहरे हुए थे। उन्होंने वहां जाकर जवानों का हालचाल पूछा और जरूरत पड़ने पर हर तरह की मदद का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि सीमा पर पानी जमा होने के कारण हालात बेहद खराब थे और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अब डेरा बाबा नानक स्थित दरबार साहिब में आश्रय शिविर में स्थानांतरित किया गया है। यहाँ एसजीपीसी व्यवस्था में देश की रक्षा कर रहे जवानों के लिए लंगर और ठहरने की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। भारत में काफ़ी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसे दरबार साहिब कहते हैं। दरबार साहिब एक बड़ा गुरुद्वारा है और दरबार साहिब में लोगों को रुकवाने, उनके भोजन, उनके रहने खाने की व्यवस्था करने के लिए यहाँ के सेवादार हमेशा तत्पर रहते हैं। और बढ़ते हैं आगे फास्ट खबरों की तरफ मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ।